हेलो गुड मॉर्निंग टुलेफी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग दूसरे सेट को लगाएंगे लोग, जो कि ज्योग्राफी का 8 क्लास का चल रहा है। बिहार बोर्ड और एनसीईआरटी दोनों कंबाइंड रूप से एक साथ चल रहा है। इसका दूसरा सेट लगाएंगे लोग। पहले सेट में हम लोग पहले नंबर अध्याय को कंप्लीट कर चुके लोग। आज कोशिश किया जाएगा कि 2 अध्याय को कंप्लीट किया जाए। शुरू करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। और जो पहला सेट नहीं देखा होगा वो देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है। इसमें चैप्टर वाइज चीज़ें चलाई जा रही है, क्योंकि मैं थ्योरी क्लास ऑलरेडी आप सभी को पढ़ा चुका हूँ। वहाँ से ही क्वेश्चन को उठाया गया और उस क्वेश्चन को बनाया गया। ठीक है, पहला नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है। तो जो वन दिवस है, अगर उसको पूछ रहा है कि विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। और वही अगर 5 जून को पूछ रहा है तो 5 जून को याद रखिएगा पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 23 सितंबर हालांकि एग्जाम के दृष्टि से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इस दिन जो है ये सांकेतिक भाषा जो होता है ना, जो संकेत वाली भाषा होता है, उसका डे मनाया जाता है। किस तारीख को, है ना, 23 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और वही 1 जुलाई को जो है राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, जो एक डॉक्टर थे उनका नाम था विधान चंद्र नाम था। ठीक है, उन्हीं के जन्मदिन के पर ये राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस जो है, यानी डॉक्टर्स डे जो मनाया जाता है, वो 1 जुलाई को मनाया जाता है। वही 23 सितंबर को जो है ये मनाया जाता है आपका सांकेतिक भाषा जो दिवस होता है, वो उसके लिए मनाया जाता है 23 सितंबर को। और 21 मार्च को याद रखिएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्योग्राफी सेशन से ये दोनों रिलेटेड है ना। तो ज्योग्राफी के सेशन से याद रखिएगा 5 जून और 21 मार्च। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस और 21 मार्च को विश्व क्या मनाया जाता है भैया, तो विश्व वन दिवस मनाया जाता है। वही 22 मार्च देता तो क्या हो जाता, विश्व जल दिवस, और साथ ही साथ में बिहार दिवस भी 22 मार्च को मनाया जाता है। और कुछ इसमें देख लेते हैं, जैसे कि 22 अप्रैल पूछता है, तो 22 अगर अप्रैल पूछेगा तब कौन सा दिन हो जाएगा, तो 22 अप्रैल याद रखिएगा पृथ्वी दिवस। 22 मई पूछेगा तो कौन सा दिवस हो जाएगा, तब 22 अगर मई पूछता तो जैव विविधता दिवस। ठीक है, उसके बाद क्या पूछ सकता है, 16 सितंबर पूछ सकता है। 16 सितंबर अगर पूछ रहा है तो ओजोन दिवस हो जाएगा। ठीक है, तो ये मोटा मोटी 4-5 चीज़ें जो है बराबर पूछते रहते हैं। जैसे कि ना शुरू से अगर देखा जाए तो 21 मार्च कौन सा हो गया, विश्व वन दिवस। 22 मार्च जल दिवस और बिहार दिवस। ठीक है, 22 मार्च के बाद आइएगा तो 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 22 मई जैव विविधता दिवस, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, 16 सितंबर ओजोन दिवस। ठीक है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी से रिलेटेड, इसको काफ़ी क्वेश्चन आते रहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है कि मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारण कौन कौन से है। यानी कि मृदा का जो निम्नीकरण हो रहा है, इसमें कौन कौन से कारण इसके सहायक कारण है जो मिट्टी को निम्नीकृत कर रहा है। पहली बात कि मृदा का निम्नीकरण मतलब क्या होता है। देखिए, मिट्टी का किसी भी कारणवश से बर्बाद होना, मिट्टी के किसी भी कारणवश से अपनी मूल जो स्थिति थी, यानी जो उसका ओरिजिनल जो रूप था, यानी जो उसका उपजाऊपन था, वो धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है। इसका उसको बोलेंगे मृदा का निम्नीकरण होते जा रहा है। ये बहुत सारे कारणों से हो सकते हैं। वन उन्मूलन से होता है, अतिचरण से होता है, ठीक है, अतिभरण से, ठीक है, और रासायनिक उर्वरकों से होता है। रासायनिक उर्वरकों का ज़्यादा यूज करने से भी होता है। ये तीनों का मतलब क्या है, इसको समझते लोग। वन उन्मूलन मतलब होता है कि जंगलों को काटना। देखिए, पेड़ अत्यधिक काटने से क्या होगा कि ना, पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा काटेंगे तो वो क्या होगा कि जो मिट्टी जो है ना, वो धीरे धीरे बंजर पड़ते जाएंगे। क्योंकि पेड़ क्या करता है, मिट्टी को एक तो मजबूती से पकड़े रहता है, दूसरा मिट्टी को क्या बनाता है ना, जहाँ पेड़ ज़्यादा रहता है वहाँ बारिश ज़्यादा होते हैं, तो मिट्टी का उपजाऊपन बना रहता है। ठीक है, तो ये वन उन्मूलन मतलब होता है कि पेड़ को काटना। सिंपली बात, अगर वन उन्मूलन का मतलब समझ गए कि पेड़ काटना, तो बाकी सारी चीज़ें समझ सकते हैं कि मिट्टी जो है बर्बाद होगी, पेड़ काटेंगे। और ये खासकर ये घटना जो है ना, उड़ीसा साइड में ज़्यादा होती है। उड़ीसा साइड में ये और वन उन्मूलन वाला घटना ज़्यादा होती है। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से किन जगहों पर वन उन्मूलन के कारण मृदा निम्नीकरण को देखने के लिए मिलता है, तो ये उड़ीसा में मिलता है। ठीक है, वही अतिचरण या अतिक्षरण भी कहा जा सकता है, जो कि राजस्थान वगैरह क्षेत्रों में ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। रासायनिक उर्वरकों से ज़्यादा यूज करने से क्या होता है कि मिट्टी का उपजाऊपन धीरे धीरे समाप्त होता है। और ये सब राजस्थान वगैरह और ये पंजाब वगैरह एरिया में रासायनिक उर्वरक जो है, पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्रों में खेती ज़्यादा होती है, सिंचाई के लिए रासायनिक उर्वरकों का ज़्यादा उपयोग होता है, जिससे धीरे धीरे मिट्टी का उपजाऊपन समाप्त होते जा रहा है। अतः इसको क्या कह सकते हैं कि उपयुक्त में से सभी, यानी कि डी नंबर आंसर आपका जो है उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। यानी वन उन्मूलन, अतिचरण और रासायनिक उर्वरक तीनों हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि झारखंड में कितनी प्रतिशत भूमि जो है वन
फैला है, ठीक है। तो यानी कि जो झारखंड में जो ज़मीन है वो कितना % एरिया जो है वो क्या है कि जंगल है या वन है ना। तो वन कितना % एरिया में, तो याद रखिएगा 29% मात्र एरिया में जंगल है ना, और बाकी सब एरिया जो है पहाड़ी वगैरह इलाका है। तो 29% जो एरिया जो है क्या है, जंगल है झारखंड में। और वह बिहार का पूछता तो कितना हो जाता, बिहार का अगर पूछेगा तो याद रखिएगा 7 पॉइंट समथिंग जो है बिहार में जंगल है, उससे ज़्यादा जंगल है, यानी लगभग 7% जो है जंगल है बिहार में। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अलवण जल कितने % है। तो अलवण जल भैया कितने % है। अलवण जल जब पूछेगा तो याद रखिएगा इसका मतलब हो गया कि लवणीय जल की बात नहीं कर रहा है, लवणीय जल छोड़ के बाकी जो मीठा पानी हो गया, यानी लवणीय जल किसको बोलते हैं, समुद्रों का जल, खारा पानी का जल, ठीक है। तो समुद्रों का जल अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जो है, बाकी पृथ्वी पर जो भी जल है जो कि एक तरह से ना अलवणीय जल है वो कितना है, यानी कि खारा नहीं है, मीठा है, वो कितना भैया, तो 2.7% है। क्यों, क्योंकि समुद्रों का जल आप लोग को पढ़ा चुके हैं कि 97.3% जो है समुद्रों का पानी है, समुद्रों में, ठीक है। समुद्र का जल कितना भैया, तो पृथ्वी पर जितने भी जल है उसमें खारा पानी या लवणीय पानी जो है 97.3% है। बाकी जो बच गया 2.7% ये जो है क्या है भैया, तो लवणीय जल यानी कि मीठा जल है। इसमें भी 1.7% जो है वो क्या है, बर्फ रूप में, ग्लेशियर के रूप में जमा हुआ है। 1% ही पानी जो है मनुष्य जो अपने ज़िंदगी में यूज कर रहा है पूरी दुनिया में, ठीक है, पीने के लिए। अगला लिखा है कि रेगुर मृदा किसे कहते हैं। तो पहली बात कि रेगुर मृदा जो होती है ना, ये सबको पता है कि रेगुर मिट्टी जो है काली मिट्टी को कहा जाता है, रेगुर मिट्टी। लेकिन इससे 2-3 चीज़ें और बता देता हूँ। रेगुर मिट्टी खासकर भारत के साउथ वाले एरिया में, इन सभी एरियाओं में ज़्यादा पाया जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक खास तरह के चट्टान पाई जाती है। चट्टान का नाम है बेसाल्ट की चट्टानें। कौन सी भैया, तो बेसाल्ट की चट्टानें यहाँ पाई जाती है। और बेसाल्ट का चट्टान होता है करिया रंग का। यही चट्टान घिस घिस के बाद में ये मिट्टी का रूप धारण करता है, तो वो मिट्टी भी करिया रंग की हो जाती है। इसी काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी या काली मिट्टी भी कहा जाता है। इस काली मिट्टी पर कपास की खेती भरपूर मात्रा में होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, ये किस जिले में स्थित है, ये किस जिले में स्थित है, तो याद रखिएगा बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है कह रहे कि झारखंड में, ये तो पता चल गया, लेकिन झारखंड के किस जिला में, तो लातेहार जिला में है। झारखंड के किस जिला में भैया, तो लातेहार जिला में झारखंड का, ठीक है। अगला अगर क्वेश्चन पूछ दे कि बिहार में अगर पूछा जाए कि बिहार में कौन कौन से अभ्यारण्य है, तो अगर बहुत सारे अभ्यारण्य के नाम आप लोग को बताए हैं, जैसे कि कुशेश्वर स्थान के बाद में बताए थे, जैसे कि आप लोग को है ना ये कैमूर राष्ट्रीय उद्यान बताए थे, है ना, ये अभ्यारण्य बताए थे। उसके बाद वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व बताए थे। ये सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके डिटेल से समझाए हैं। बाघ के संरक्षण के लिए बिहार में याद रखिए एकमात्र जगह है जो कि जिसका नाम है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व एरिया, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे छोटे छोटे जैसे कुशेश्वर झील है, बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है, दरभंगा वगैरह में, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं डिटेल से बिहार वाले सेशन में आप लोग पढ़ाया हूँ, थ्योरी क्लास में पढ़े होंगे तो जानते होंगे। यहाँ जो क्वेश्चन दिया था कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान, कभी कभार क्वेश्चन सीधे पूछ देता है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ भैया, तो झारखंड में है, ठीक है। और वही पूछ देता कि वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ भैया, तो ये है बिहार में, जो कि वाल्मीकि नगर यानी पश्चिमी चंपारण जिला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जी। अगला क्वेश्चन लिखा है कि नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन क्या है। तो नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन भैया क्या है, तो नवीकरणीय मतलब होता है कि हमेशा वो नया रहेगा, कभी भी क्या होगा, पुराना नहीं होगा, ठीक है। अब ये नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन के बारे में अगर पूछ रहा है तो इसमें से क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा जो कभी भी समाप्त नहीं होगा वो है जल, वायु और सौर ऊर्जा। ये इनमें से सभी हो जाएगा जो कभी भी समाप्त होने की आशा नहीं लग रही, क्योंकि ये समाप्त होने का मतलब हो गया कि दुनिया में इंसान की मौजूदगी समाप्त हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक है, यानी कि बहुत ही तेज ढलान है, वहाँ मिट्टी के कटाव को रोकना है। जैसे मान के चलिए कि ये पहाड़ है, ये ऐसे पहाड़ पर खेती करना है, तो कैसे खेती करेंगे, ये तो ढलान है ना, मिट्टी के तो यहाँ मिट्टी कट कट के नीचे आ जाता होगा। तो ऐसे में क्या किया जाता है, एक तरीका अपनाया जाता है जिसको बोला जाता है सीढ़ी नुमा खेती। ऐसे देखिए, मान के चलिए इसको पहाड़ को क्या करता है लोग, ऐसे काट के पहाड़ी लोग क्या करते हैं, इस तरह बना देते हैं पहाड़ काट के। अब ये क्या हो गया कि, और मान के चलिए इस पहाड़ को पूरी तरह से, और ऐसे भी और भयानक ढलान रहता है, जैसे मान के चलिए पूरा ढलान बनाते हैं ऐसे इस टाइप का, मान के चलिए ये पूरी पहाड़ी एरिया हो गया, उसी तरह मान के चलिए इधर भी रहता है उसी तरह, ठीक है, ऐसे पूरा रहता है। अब ये जो एरिया है यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे डरेर जो गांव में देहाती भाषा में बोला जाता है, डरेर मतलब होता है कि बॉर्डर लगा दिया जाता है और यहाँ पे खेती कर दी। अब बॉर्डर लगा देने से क्या होगा कि यहाँ जो पानी पटाएंगे, पानी रुकल रहेगा,
ठीक है, कह रहा होगा पानी रुका रहेगा, आराम से पानी पड़ जाएगा। और ज़रूरत से ज़्यादा पानी होगा तो इसको खोल देंगे, बॉर्डर खोल देंगे तो पानी नीचे गिरते गिरते वापस चला जाएगा नीचे। और खासकर ये मिट्टी का भी उपजाऊपन बना रहेगा। दूसरा, मिट्टी कटेगी नहीं, क्योंकि अगर तीर ढाल रहता है, सीधे ढाल रहता है, खड़ी ढाल रहता तो मिट्टी डगर के नीचे आ जाता है। ठीक है, इस विधि को क्या कहा जाता है? इस विधि को कहा जाता है समुच्च रेखीय खेती, या इसी को बोला जाता है सीढ़ी नुमा खेती। क्या बोला भैया? सीढ़ी नुमा कृषि या समुच्च रेखीय कृषि। याद रखिएगा, क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ था कि समुच्च रेखीय कृषि या सीढ़ी नुमा कृषि भारत के किन क्षेत्रों में की जाती है? तो जहाँ पहाड़ी क्षेत्र होता है, ठीक, ऑप्शन में दिया हुआ था, ऑप्शन आपको बता रहा हूँ कि मान के चलिए दिया हुआ था मध्य प्रदेश, ठीक है, उसके बाद दिया था बिहार, उसके बाद दिया था उत्तर प्रदेश, तीसरा दिया था उत्तराखंड। किन क्षेत्रों में ज़्यादा होगी ये समुच्च रेखीय खेती? तो उत्तराखंड में होगी, क्योंकि उत्तराखंड में क्या है, पहाड़ी इलाका ज़्यादा है। ठीक है, याद रखिएगा। अगली क्वेश्चन है जी, लवणीय जल कहाँ पर है? अब लवणीय जल कह रहा है कि मतलब नमक वाला जल कहाँ पे है? तो याद रखिए, नमक वाला जो लवणीय जल है थोड़ा बहुत नदियों में देखने को मिलता है, नलकूप में, महासागरों में, खास कर ये महासागर में ज़्यादा होगा, नलकूप में तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, नलकूप में लवणीय जल तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, नदियों में भी लवणीय जल नहीं होगा। नदियों का पानी जो होता है ना, पूरी तरह से खारा नहीं होता, नदियों का पानी तो मीठा होता है, इसमें सिर्फ महासागर होना चाहिए। याद रखिएगा, इसको थोड़ा सुधारने की कोशिश कीजिएगा लोग। ऑप्शन नंबर इसका सी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? सी इसका आंसर होना चाहिए, राइट आंसर। इसमें ऑप्शन नंबर डी दिया है, हालांकि इसको सी कीजिएगा, क्योंकि नदियों का पानी लवणीय नहीं होता है ना, लवणीय नदी का पानी नहीं होता। बहुत कम ऐसी नदी है जिसका पानी लवणीय मिलेगा, जैसे मान के चलिए कि जो रेगिस्तानी इलाका में नदी है, जैसे लूनी नदी है, वो भी उतना ज़्यादा खारा पानी नहीं है। ठीक है, कुछ का झील है जो वो है खारे पानी का झील। ठीक है, नलकूप तो होगा ही नहीं। ठीक है, महासागर जो होगा ना, यही हो जाएगा महासागर में लवणीय जल कहाँ पर है? तो लवणीय जल जो है महासागरों में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कर लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है, मृदा निर्माण के कारण क्या है? मिट्टी का जो है निर्माण कैसे होता है, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये मिट्टी का निर्माण अगर देखा जाए, मिट्टी का निर्माण, तो मिट्टी का निर्माण बहुत सारे कारणों से होता है। सिंपली मिट्टी के निर्माण समझिए कि चट्टानों के टूटने घिसने के बाद हजारों करोड़ों वर्षों के बाद मिट्टी का जो होता है निर्माण होता है। जिस कलर का चट्टान होगा, मोस्टली चांस है कि उसी कलर का क्या होगा कि मिट्टी का भी निर्माण होगा। अब सिर्फ चट्टान जो टूट के मिट्टी बनता है, ऐसा तो नहीं है कि आसानी से टूट जाएगा। टूटेगा कैसे? वायु दाब, जलवायु, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, इन सभी में से कौन सा प्रभाव ज़्यादा पड़ता है? तो याद रखिए, जलवायु का प्रभाव जो है बहुत ज़्यादा पड़ता है मिट्टी के निर्माण में। जलवायु के कारण क्या होता है, चट्टान घिसते, टूटते, है ना, रगड़ खा के, या किसी भी अनेक तरह से मौसमी परिवर्तन यानी जलवायु परिवर्तन के कारण चट्टानों में धीरे धीरे परिवर्तन आता है, जिससे चट्टान छोटे छोटे टुकड़े में टूट कर बारीक कड़े बन के मिट्टी का रूप धारण करते हैं। हजारों करोड़ों वर्षों के बाद ये प्रक्रिया संपन्न होती है। कई करोड़ों वर्षों के बाद मात्र 1 सेंटीमीटर मिट्टी जो है धरती पर मतलब बनता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में कितनी प्रतिशत भूमि जो कृषि योग्य है, यानी खेती करने के लिए कितना जमीन है? तो याद रखिएगा, खेती करने योग्य मात्र 23% ही जमीन जो है खेती करने योग्य है। ठीक है, खेती करने के लिए जमीन जो है झारखंड में कम है, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका, इसीलिए मात्र 23% जमीन जो है क्या खेती योग्य है। अगला क्वेश्चन लिखा है, सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहती है, इससे जीवन आधारित तंत्र को क्या कहते हैं? यानी कि एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, तो उसको क्या कहेंगे भैया? तो उसको कहा जाएगा परितंत्र। मतलब एक दूसरे से ना, हम लोग एक दूसरे के लिए डिपेंडेंट है। ठीक है, तो उसको परितंत्र कहा जाएगा। नेक्स्ट है, मृदा संरक्षण की विधियाँ कौन सी है? तो मृदा संरक्षण यानी मिट्टी को बचाने की निम्न में से कौन सी विधियाँ है? तो यहाँ लिखा मल्ल बनाना, वेदिका बना, समुच्च रेखीय द्वारा, या उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन के हिसाब से आप लोग आंसर दिख रहा होगा कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लेकिन सबके बारे में एक एक करके समझते हैं कि आखिर ये क्या होता है। पहली बात कि मृदा संरक्षण मतलब क्या होता है? मिट्टी को बचाना मृदा संरक्षण कहलाता है। ठीक है, मल्ल बनाना मतलब समझेंगे, और वेदिका बनाना, समुच्च रेखीय बनाना, तीनों के बारे में। जैसे कि समुच्च रेखीय के बारे में तो आप सभी को अभी जस्ट बताया। ठीक है, वही मल्ल बनाना समझेंगे। तो जैसे पौधा जो होता है ना, पौधे के साइड में क्या किया जाता है, घास की पट्टियाँ लगा दी जाती है, ताकि पौधे में नमी बना रहा। और ये खासकर उन क्षेत्रों में ज़्यादा होता है जहाँ पर पानी की जो होती है कमी होती है, वहाँ पर जो मल्चिंग विधि द्वारा या मल्ल विधि द्वारा खेती की जाती है, ताकि पौधे के बीच में, जैसे मान के लिए पौधा है, इसके दोनों तरफ क्या किया जाता है, घास की पट्टियाँ लगा दी जाती है। इससे पौधे में एक तो उर्वरता बनी रहती है, नमी बनी रहती है, दूसरा पौधे का बचाव होता है, और साथ साथ मिट्टी का भी बचाव हो जाता है।
दूसरा देखेंगे तो वेदिका विधि। वेदिका विधि भी एक तरह से मान के लिए जो सीढ़ीनुमा बता रहा था ना, सीढ़ीनुमा में एक तरह से बॉर्डर बना के वहाँ पर क्या किया जा रहा है, मिट्टी को उपजाऊपन बनाने की कोशिश की जा रहा है। जैसे कि मान के चलिए तीव्र ढाल वाला जो जगह है वहाँ पर खेती करना होगा, तो कैसे खेती करेंगे, तो वहाँ पर वेदिका, यानी वेदिका मतलब तो अवरोध लगा के, यानी कि जो हम बॉर्डर बोल रहे थे, इस बॉर्डर द्वारा यहाँ पर खेती कर सकते हैं। यहाँ पर बॉर्डर लगा के यहाँ पर खेती कर सकते, इसको बोलेंगे वेदिका बनाना। अगला लिखा है कि समुच्च रेखीय द्वारा। समुच्च रेखीय तो समझाई दिए, सीढ़ीनुमा खेती को क्या बोलेंगे, समुच्च रेखीय। नेक्स्ट है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त मानी जाती है। तो अभी बताया कि कपास की खेती के लिए काली मिट्टी जो होता है ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और ये काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, और ये पाया जाता है महाराष्ट्र वगैरह क्षेत्रों में ज़्यादा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भूमि का उपयोग डैश द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो भूमि का अगर उपयोग देखेंगे तो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो भूमि का उपयोग जो है स्थलाकृति, जनसंख्या, प्रौद्योगिकी, इन सभी के द्वारा निर्धारित किया जाता है। दक्कन पठार का कौन सी मृदा पाई जाती है, तो दक्कन वाला जो पठार है वही दक्कन वाले पदार्थ को ही पठार को ही, जो दक्कन साइड का पठार है यानी कि जो नीचे वाला साउथ वाला जो पठार है, इसी को तो बेसाल्ट की चट्टानें भी मैंने कहा था। तो यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, काली मिट्टी पाई जाएगी। जल ग्रह किसे कहते हैं, देखिए पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र धरती ही एक ग्रह है जिसपे पानी मौजूद है, ठीक है। इसलिए जल ग्रह जब भी नाम आए तो याद रखिएगा, बेधड़क मार सकते हैं, पृथ्वी को जल ग्रह कहा जाता है। वही अगर मंगल को देखा जाए, मंगल को, तो मंगल को है ना लाल ग्रह कहा जाता है। इस पे मार्स जो गैस होता है यानी CH4 मीथेन जो गैस है उसकी अधिकता है, और साथ ही साथ आयरन ऑक्साइड यहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है, जिसके कारण ये लाल रंग के धधकते हुए या लाल रंग के प्रतीत होता है। कौन, मंगल ग्रह, ठीक है, याद रखिएगा। शुक्र ग्रह को क्या कहा था, शुक्र ग्रह को पृथ्वी का बहन, पृथ्वी के जुड़वा, पृथ्वी का बहुत सारे नामों से इसको डिनोट किया जाता है। सुबह का तारा, साँझ का तारा, भोर का तारा, इसी को कहा जाता है शुक्र को। कोढ़िया ग्रह इसी कहा जाता है क्योंकि इसका घूर्णन परिक्रमण से भी अधिक होता है, यानी कि यहाँ एक दिन एक साल से भी बड़ा होता है, ठीक है। यहाँ के एक दिन शुक्र का, ठीक है, अद्भुत बात मैंने बोल दिया, एक दिन एक साल से भी बड़ा, समझ रहे ना। बुध जो है क्या है, पृथ्वी के सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। बुध का जो परिक्रमण होता है वो 88 दिन में हो जाता है, ठीक है। सूरज का परिक्रमा लगा लेता है बहुत जल्दी। लेकिन सबसे गर्म ग्रह कहा जाएगा तो शुक्र होगा, कारण क्या कि शुक्र पर CO2 गैस की मात्रा अधिक है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें बता दी इसमें, और थ्योरी क्लास में तो पूरी डिटेल में बताया हूँ। अगला जी, रक्षक मेखलाएँ कहाँ लगाई जाती है। देखिए जहाँ पर जो शुष्क पर्दे है, जहाँ पर आंधी तूफान ज़्यादा आती है, वहाँ पर क्या किया जाता है, जो पौधे उसके साइड साइड में बड़े बड़े, जैसे पौधे रोप रहे तो यहाँ पर साइड साइड में बड़े बड़े पौधे जो है, घास के पौधे वगैरह लगा दिए जाते हैं, ताकि तेज़ हवा की झोंके से ये पौधे जो है बर्बाद ना हो, उखड़े नहीं, उसे बोला जाता है रक्षक मेखलाएँ। उसके बाद उच्च पर्वतीय भाग जो है, तो सबसे हाई वाला भाग हो गया पर्वतों का, पहाड़ी प्रदेश हो गया, वन प्रदेश हो गया। आ गया जी, विश्व की कितनी प्रतिशत भूमि योग्य कृषि योग्य है, तो पूरी दुनिया में कितना ज़मीन है जिसमें हम लोग खेती कर सकते हैं, तो मात्र 11% जो ज़मीन है वो खेती करने लायक है पूरी दुनिया में। नेक्स्ट है, सामुदायिक भूमि पर किसका अधिकार होता है। सामुदायिक अगर भूमि कहा जाएगा तो पूरे समुदाय का ही उस पर क्या हो जाए, अधिकार होता है, जैसे समाज का पूरा अधिकार होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश और डैश मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। तो मिट्टी के लिए दो मुख्य खतरा कौन सा हो सकता है, तो मृदा अपरदन, क्षीणता, जैविक खाद, इनमें से क्या क्या हो जाएगा जो मिट्टी के लिए। जैविक खाद तो मिट्टी के लिए फायदेमंद है, ये तो खतरा कतई नहीं हो सकता। जैविक खाद बोलते हैं जो ओरिजिनल खाद होता है ना, यानी जीव जंतुओं से जो प्राप्त खाद होते हैं, जैसे गोबर हो गया, इस सब को ना, ये सब क्या हो जाता है कि ओरिजिनल है, ये सब चीज़ें मिट्टी को बर्बाद ना करके और बेहतर करेगा। लेकिन मिट्टी संसाधन यानी मृदा संसाधन को खतरे में डालने वाला कौन कौन सा है, मृदा अपरदन और क्षीणता जो है, ये मिट्टी क्या कर रही है, संसाधन को बर्बाद कर रही है, खतरे में डाल रही है। शंकुधारी वन की लकड़ियाँ होती है, शंकुधारी ही शंकु की तरह होता है, ऐसे मतलब पेड़ शंकु टाइप यही हुआ शंकुधारी, ठीक है। तो शंकु टाइप का शंकुधारी ही पेड़ होता है, ठीक है। और ये इसका प्रकृति देखा जाता है क्या होता है भैया, तो ये कठोर और मुलायम दोनों तरह के हो सकते हैं, डिपेंड करता है पानी कितना मिल रहा है उसको। अगला है, विश्व वनस्पति को कितने भागों में बांटा गया है। तो विश्व का जो वनस्पति है उसको कितने भागों में बांटा गया भैया, तो याद रखिएगा 4 भागों में बांटा गया विश्व के वनस्पति को। कितने भागों में बांटा गया भैया, तो 4 भागों में बांटा गया। और वो चारों भागों का अगर नाम पूछा जाए
तो विश्व वनस्पति को एक भाग को वन के कैटेगरी में बांटा गया, दूसरे में घास के मैदान को एक विश्व की वनस्पति में बांटा गया, तीसरे में झाड़ियों को माना गया है विश्व के वनस्पति के रूप में, और चौथा जो है वो टुंड्रा क्षेत्र जो है, टुंड्रा जो इलाका है उस क्षेत्र को भी विश्व वनस्पति के भागों में शामिल किया गया है। ठीक है, चारों भागों में शामिल किया गया। अगला जो है उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में मृदा पाई जाती है। जहाँ मान के चलो गर्मी भी ज़्यादा है, उच्च तापमान मतलब, और बारिश भी ज़्यादा हो रही है, वहाँ मिट्टी जो है कौन सी पाई जाएगी, तो वहाँ पाई जाएगी लेटराइट मिट्टी। और ये क्वेश्चन जो है पिछली बीपीएससी एग्जाम में पूछा हुआ था, लेकिन ऐसे ना पूछ के थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज थी। तो याद रखिएगा, जहाँ तापमान अधिक हो और बारिश भी अधिक हो तो वहाँ पर मिट्टी पाई जाएगी लेटराइट मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की कितनी प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है। तो भारत की कितनी परसेंट है, देखिए पूरी दुनिया में 11% था, बिहार का 7% था, उसके बाद से आपका झारखंड का 23% था। लेकिन भारत का देखा जाए कि भारत में कितना परसेंट जो ज़मीन है वो कृषि योग्य खेती लायक है, तो 57% ज़मीन जो है खेती लायक है। अगला लिखा है कि भारत में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो भारत में देखिए जलोढ़ मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है, लेकिन सिर्फ पूछता है कि सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी। लेकिन यहाँ पर ये नहीं पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जा रही है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती है। जलोढ़, काली, लेटराइट सभी मिट्टियाँ हो जाएगी, पाई जाती है भारत में। अगर पूछ दिया कि ये जलोढ़ मिट्टी कहाँ, तो भारत के जो उत्तरी जो क्षेत्र है ना, उत्तर क्षेत्र, उस साइड में जलोढ़ मिट्टी ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। काली मिट्टी जो साउथ वाले एरिया में ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, यानी उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जी, अनावरित चट्टानों का टूटना और क्षय होना डैश कहलाता है। यानी चट्टानों का टूटना, क्षय होना, ये क्या कहलाएगा, तो अपक्षय कहलाएगा, यानी बर्बादी कहलाएगा। अगला लिखा है कि सामुदायिक भूमि को डैश भी कहा जाता है। तो सामुदायिक जो भूमि है वो पूरे समुदाय का ही हिस्सा होता है, तो साझा संपत्ति संसाधन कह सकते हैं। अलवन जल कितने प्रतिशत है, अलवन यानी पीने योग्य जल कितना है भैया, तो पीने योग्य जो जल है वो मात्र 1% है जिसका हम लोग उपयोग करते हैं। और 1.7 जो है इसी का देखा जाए तो मतलब 2.7 जो है टोटली जो अलवन जल है, इसमें से 1.7 जो है वो क्या भैया, तो 1.7 जो है ग्लेशियर के रूप में जमा हुआ है, वही 1% जो है क्या पीने की योग्य में, वो भी मतलब अलवन जल कितने प्रतिशत है, तो वो कितने परसेंट है भैया, तो 1% जो जल है वो अलवन जल है, जो कि पीने के रूप में, इसको जल के रूप में उपयोग करते हैं लोग। ठीक है, लेकिन टोटली अलवन कहेंगे तो 2.7 हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। अगला जी, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच में जुड़ी हुई एक संकरित क्षेत्र को क्या कहा जाता है। जैसे मान के चलिए ये स्थल मंडल हो गया, ये जल मंडल हो गया, ये वायुमंडल हो गया। ठीक है, इस बीच वाले क्षेत्र को पूछ रहे क्या बोलते हैं, जिसको जैव मंडल बोलते हैं, यानी जहाँ इसी बीच वाले क्षेत्र में ही जीव जंतु जीवित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुच्च रेखीय जुताई कहाँ की जाती है। तो समुच्च रेखीय जो जुताई हो जाती है वो कहाँ की जाती है, जहाँ पर पहाड़ी इलाका है, जैसे कि ये नंबर लिख रहा है कि पर्वतीय ढालों में। अगला क्वेश्चन लिखा है, डैश से मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक है। तो कौन सा भैया, मतलब कि कौन से ऐसे जीव है जो मरे हुए सड़े गले पदार्थों को खाता है, तो वो है गिद्ध। ठीक है, समुच्च रेखीय जुताई कहाँ की जाती है, जहाँ पहाड़ी इलाका होगा, पर्वतीय क्षेत्र में। अच्छा, वही क्वेश्चन जो है दोबारा रिपीट हो गया है। मृदा, भारत में मृदा के कितने प्रकार है, मिट्टी के कितने प्रकार भैया, तो 3 प्रकार है। भारत में मिट्टी के कितने प्रकार भैया, तो 3 प्रकार है। देखिए इस क्वेश्चन का 2 तरह से आंसर हो सकता है, इसमें कन्फ्यूजन बहुत किसी को होगा। देखिए बनावट के आधार पर जो मिट्टी होती है ना, वह 3 प्रकार की होती है, दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी और एक क्या होता है भैया, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी होती है, और एक बलुई मिट्टी होती है। ठीक है, बनावट के आधार पर, जो कि ज्योग्राफी में आप लोगों को पढ़ाया। लेकिन उसकी ये संरचना के आधार पर बता रहा हूँ, संरचना के आधार पर 3 प्रकार का हो गया। लेकिन अगर ये कहा जाए कि ऐसे ओवरऑल भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो वो 8 प्रकार हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर रचना के आधार पर, बनावट के आधार पर नहीं पूछ रहा है, तो हमारे हिसाब से आंसर जो होना चाहिए वो 8 होना चाहिए, कि 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, ना कि 3 जो है नहीं होना चाहिए। क्योंकि भारत में मृदा के कितने प्रकार है डायरेक्टली पूछ रहा है, तो वो 8 प्रकार हमें लग रहा है कि बेहतर होना, तो इसको सी कर लीजिएगा, इसको हटा के। ठीक है, कौन कौन से 8 प्रकार है, तो उसका भी नाम सुन लीजिए। पहला जो जैसे कि जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल, और उसी लाल मिट्टी को पीली मिट्टी भी कहा जाता है, जंगली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। ठीक है, ये सब जितने भी मिट्टी है, नमकीन मिट्टी, ये सब मिट्टी जो है ये लगभग देखा जाएगा तो भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ जो है पाई जाती है। ठीक है,
अलग अलग किताबों में अलग अलग तरह से इसका आंसर देता है। बहुत सारी किताबों में आपको देखेंगे तो 6 प्रकार में मिलेगा, ठीक है, 6 प्रकार में मिट्टी का मिलेगा। जैसे कि बिहार बोर्ड में SCERT में 6 प्रकार के मिट्टी का प्रकार दिया हुआ है, ठीक है। और वही जो है NCERT में जो है 8 प्रकार दिया हुआ है मिट्टी के प्रकार टोटली मिला के। लेकिन रचना के आधार पर, संरचना के आधार पर, गठन के आधार पर 3 प्रकार ही दिया है हर एक किताबों में। जैसे दोमट मिट्टी है ना, उसके बाद से जो चिकनी मिट्टी, बलुई मिट्टी है ना। लेकिन ये अलग पूछ रहा है प्रकार, इसमें जो है इसमें आप लोग का थोड़ा सा इसको कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा क्लियर करना है। क्योंकि SCERT में 6 दिया है, NCERT में 8 दिया है और रचना के आधार पर 3 दिया हुआ, ठीक है। तीनों चीज़ में बता दिया, तीनों को अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसे पूछेगा उसी हिसाब से आंसर देना है। रेशम कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो रेशम जो होता है ना, वो रेशम का जो होता है वो सहतूत के जो पेड़ होता है उससे मिलता है। एक्चुअली ये कहानी जो देखी थी वो कौन देखा था? तो इस कहानी के बारे में, इसके बारे में जो सबसे पहले जो जाना था वो कौन जाना था? तो सबसे पहले जो जाना था वो चीन के महारानी जो थी, जो चीन की रानी थी, वो चाय पीते समय इसके बारे में जानकारी उन्हें प्राप्त हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आते लो, अगला चैप्टर में देखते हैं। लो यहाँ पर हो गया दूसरा नंबर चैप्टर कंप्लीट। और तीसरे चैप्टर को है इसको यहीं पर रोक दिया जाता है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और आप सभी को पता होना चाहिए कि मैं जो हूँ फ़ैन को ऑफ़ करके ये वीडियो बनाता हूँ, काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है। आप लोग के सामने थोड़ी देर के लिए ऑन कर रहा हूँ फ़ैन को। आप अब बताइएगा कि कितना फ़र्क पड़ रहा है। कि अगर फ़ैन चलाने से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता होगा तो नेक्स्ट टाइम से जो है इसको ऑन करके ही बनाया जाएगा, है ना। हालांकि थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन अभी जो फ़ैन चल रहा है, ठीक है। अब आप लोग को लास्ट तक जो देखेंगे वीडियो को, कृपया आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सभी ज़रूर बताएंगे कि ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है फ़ैन चलने से या एडजस्ट हो सकता है। जैसे मान के चलिए, अगर क्वेश्चन को ये मैं अगेन बताता हूँ, जैसे ये क्वेश्चन मैंने दोबारा पढ़ा कि रेशम कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो रेशम जो है सहतूत से प्राप्त किया जाता है। जो सहतूत के पेड़ जो है वहाँ से मिलता है। चाइना में ये सबसे पहले इसको पता किया गया था और वहीं से ही रेशम मार्ग निकला हुआ था। ये सारी चीज़ें मैं डिटेल से आप लोगों को समझाया हूँ। रेशम मार्ग, सिल्क रूट जिसको कहा जाता है। और कई सौ वर्षों तक तो रेशम ने है, जो चीन जो था रेशम के बारे में कि पूरी दुनिया को बताता ही नहीं था, खुद ही यूज करता था। बाद में धीरे धीरे पूरी दुनिया को लोग जाने। तो ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ आपको, बैकग्राउंड में जो फ़ैन का जो आवाज़ चल रहा है उससे ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्योंकि ऑफ़ करके बनाते समय तो थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम होती है, इसीलिए बहुत लॉन्ग वीडियो बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। इसको मैं व्यवस्था कर रहा हूँ। अभी फ़िलहाल आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो अब जो है ये लास्ट जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन में किस तरह की आवाज़ जो है लग रही है। आवाज़ में ज़्यादा समस्या हो रहा हुआ तो बंद करके कोई और व्यवस्था करूँगा करने के लिए, ठीक है। यही पे वीडियो को रोक देते हैं। मॉर्निंग में फिर से मिलेंगे लोग इतिहास के साथ। और अभी धीरे धीरे ही चल रहे लोग, कोई दिक्कत नहीं, मज़े मज़े से आराम से पढ़िएगा लोग। हबड़ाना नहीं है आप सभी को। एग्ज़ाम का जैसे ही डेट क्लियर होगा, है ना, मैं वादा कर रहा हूँ आप सभी से, ये चीज़ें लगातार मैराथन जैसे वीडियो में डाला हूँ वो मैराथन की तरह आएगा ज़बरदस्त तरीके से। और रह गया पॉलिटी का, ठीक है। तो एक और मैसेज था आप सभी को, यहाँ तक आ चुके होंगे तो जो लोग, तो जो जिन पॉलिटिकल साइंस के जिन लोगों ने इससे नोट्स के लिए पेमेंट कर दिया, क्योंकि ये नोट्स से जो नए बच्चे होंगे अगर उनको चाहिए होगा तो मेरे नंबर है 9905550148। इस नंबर पर व्हाट्सएप नंबर है, कांटेक्ट करके मैसेज करके वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। PDF का बहुत मिनिमम चार्ज है, आप व्हाट्सएप पे कीजिएगा, वहाँ चार्ज बता दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपको इच्छा होगी तो ले सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ तो चल ही रहा है, यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। PDF में यही सारी चीज़ें मिलेंगी, इसी तरह का मिलेगा, ठीक है। अभी इसका जो है 2 चैप्टर में 4 चैप्टर जो है इतिहास का पढ़ा चुका हूँ। एक सेट में 2 चैप्टर उसमें पढ़ा रहा हूँ। ज्योग्राफी है थोड़ा सा स्लो चल रहा है। ज्योग्राफी में जो है 2 चैप्टर पढ़ाया हूँ। पहले सेट में 1 चैप्टर था, पहला चैप्टर, और दूसरे सेट में ये दूसरा चैप्टर है, ठीक है। दोनों चैप्टर को मैं आज जो है आप लोगों को कंप्लीट हो चुका, ठीक है। इसी तरह मॉर्निंग में इतिहास आएगा और फिर नाइट में जो है ज्योग्राफी आएगा। कंटिन्यू सेट चलते रहेगा। बीच में जो है पॉलिटिकल साइंस जो मैं बता रहा था, पॉलिटी का बहुत सारे लोगों ने पेमेंट किया है। पेमेंट जो किए होंगे, है ना, वो सभी मैसेज करेंगे, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस का जो है आज मैं उसको कोशिश करूँगा नाइट तक, रात तक अपलोड कर देने के लिए। वरना आप लोग को कल जो मॉर्निंग यानी कल जो है मंडे यानी कि कल सुबह मंडे को आप सभी को मॉर्निंग में किसी भी समय PDF जो है अपलोड कर दूंगा। ये जो PDF जिनका पेमेंट हो चुका इसका, ठीक है। साइंस का थोड़ी सी समय और दीजिएगा, 2 दिन और समय दीजिएगा साइंस के लिए। साइंस का जिनका पेमेंट है वो साइंस का थोड़ा सा लेट से मिलेगा, ठीक है।
और पॉलिटिकल साइंस का आप लोगों को मिल जाएगा कल जो है, या आज रात में ही हो सकता है कि मिल जाएगा। आप लोग मैसेज छोड़ दीजिएगा लोग ना, या तो रात में मेरे पास संभव हो पाएगा तो रात में आप लोग को अपलोड कर दूंगा, या कल मॉर्निंग में ज़रूर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। वीडियो कैसा लग रहा है आप सभी को ज़रूर बताना है। PDF जो है वो कैसा लग रहा है ये भी बताना है। PDF अगर जो नए बच्चे होंगे उनको लेना होगा तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से पढ़ना होगा तो यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। PDF का थोड़ा बहुत चार्ज जरूर लगेगा, क्योंकि इस PDF को है ना, ये ऐसा रहता है कि PDF जो जितना भी मुझसे फ्री में हो पाया है वो चीज़ें मैं बहुत सारा दिया हूँ। टेलीग्राम के चैनल के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें अपलोड किया हूँ। अब जो है टेलीग्राम में सब्जेक्ट वाइज अलग अलग मैं अपलोड किया हूँ, चैप्टर वाइज अपलोड किया हूँ। देखिए होता क्या है कि बहुत सारे लोगों का डिमांड है, जैसे 8वां क्लास का मैं इतिहास पढ़ाया तो पूरी 8 क्लास को एक साथ दे दूँ, कि पूरा बुक एक ही बार उठा कर दे दूँ। देखिए नेट से आप लोग डाउनलोड कीजिएगा बिहार बोर्ड के किताबों को, तो चैप्टर वाइज मिलता है, पूरा किताब नहीं मिलता है, ठीक है। तो मेरे पास चैप्टर वाइज है, और उसको चैप्टर वाइज को ही मैं उसको क्या किया हूँ, जो हाईलाइट किया जाता है उसको हाईलाइट किया हूँ चैप्टर वाइज ही। अब ये सारी चीज़ें मेरे ड्राइव जो होता है ना, आप लोग मोबाइल में जो रखते हैं ड्राइव, उसमें जो है सेव है। अब उसको जो मैं निकालता हूँ तो चैप्टर वाइज अलग अलग निकलता है। अब 8वीं क्लास, 9वीं क्लास, 10वीं क्लास, तीनों क्लास को मिला दिया जाएगा तो एक क्लास में लगभग 10 से 12 चैप्टर है, तीनों क्लास में लगभग 40 चैप्टर हो जाएंगे। उस 40 चैप्टरों को 40 PDF हो गया, और 40 PDF को भेज पाना हर किसी के पास संभव नहीं हो पाता है। जब तक उसको एक साथ मर्ज नहीं हो पाएगा तब तक दिक्कत है ये सबको भेजना। हालांकि मैं एक एक करके उसको अपलोड कर चुका हूँ टेलीग्राम पर, ऑलमोस्ट कर चुका हूँ। एकाध दुका जो है किसी सब्जेक्ट का छूटा होगा, एक ही साथ अपलोड नहीं किया हूँ, जिसकी वजह से आप सभी को परेशानी हो रहा है। जैसे बहुत सारे लोगों का डिमांड है कि 8 नंबर के लिए 8 मार्क्स के GS में जो आप पढ़ाया गया है, 8 नंबर में इतिहास जो पढ़ाया गया है, चाहे ज्योग्राफी जो पढ़ाया गया, जैसे इतिहास में पढ़ाया पूरा 8वां क्लास का इतिहास, और 10वीं क्लास का दूसरा नंबर चैप्टर, फिर उसके बाद बिहार पढ़ाए। अब ये हो रहा है ना कि ये बात क्या हो रहा है कि तीनों को एक साथ दे दूँ, है ना, तीनों को एक ही PDF में दे दूँ, वो कैसे संभव हो पाएगा आप बताइए। वो बहुत अलग अलग है, लगभग उसमें जो है 25-26 PDF हो जाएंगे, अलग अलग PDF है, एक ही साथ थोड़ी है मेरे पास। आपको देखिए वीडियो में यहाँ पर रोक दूंगा तो आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। थोड़ी बहुत आप लोग पता चलता है, जैसे बीच में आदमी वीडियो को रोक के पानी पी लेता है, बीच में रोक के किसी अन्य क्रियाओं को कर लेते हैं। आपको लगता है कि सारा वीडियो जो है ना एक ही साथ मिल रहा है, वो नहीं, एक ही साथ थोड़ी रहता है PDF सब। PDF को मैं रोक के फिर दोबारा स्क्रीन पे ऐसे खोलता हूँ, दूसरा PDF आ जाता है, वहाँ से बनाना शुरू करता हूँ। तो एक ही साथ एक ही PDF में नहीं रहता है वो, ठीक है। आपको पता नहीं चलता होगा, लेकिन वो एक ही PDF नहीं, अलग अलग PDF रहता है, ठीक है। हालांकि आप लोग कभी कभी देखते होंगे, जैसे कि मैं स्क्रॉल करूँगा यहाँ पर देखिए दूसरा PDF खुल गया, ये दूसरा है ये ना, जैसे ये जो है आपका है ना, ये जो चल रहा है ये आ गया आपका दूसरा, ये इतिहास का आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद ऐसे हटाऊंगा तो ये दूसरा आ गया, ये 9th क्लास का ज्योग्राफी आ गया, ठीक है। ये किसका क्लास का आ गया, 9th क्लास का आ गया। तो ये सब अलग अलग है ना, ये सब अलग अलग PDF है। ये चीज़ मैं हटाते समय अमूमन जो है यहाँ पर वीडियो को रोक देता हूँ, आपको पता नहीं चलता। आपको लगता है कि सब एक ही PDF में है, मैं दे नहीं रहा हूँ। ऐसा थोड़ी है कि एक ही साथ रहेगा तो नहीं दूंगा, ठीक है। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए, बाकी सारी चीज़ें धीरे धीरे होती रहेगी। तो यहीं पे वीडियो की एंड करते हैं, फिर किसी दूसरे क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।